हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंच पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आज आपके लिए आप सबके कमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसबिलिटी का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और इस बार कुछ नए तरीके से आपको चीज़ों को समझाते हैं। क्या है आपकी डिफरेंसबिलिटी? तो ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 12th मैथ्स टॉपिक है हमारा इस समय। डिफरेंसबिलिटी है कॉन्सेप्ट। इसको आज हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। क्या है डिफरेंसिबिलिटी, अवकलनीयता, ये चीज़ें किस तरह से हम इसको समझें, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस एक्सरसाइज हमारी ओवर हो चुकी है। अब हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पिछले एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया, एक बेसिक स्ट्रक्चर पर, जिससे चीज़ें आप समझ कर थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़ा और आज इसको डीपली रिवाइज करेंगे, ठीक है? द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द डिफरेंसिबिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंसिबिलिटी, अवकलनीयता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवकलनीयता, ठीक है? नियता, अवकलनीयता क्या है, चीजें समझते हैं। जैसे अब तक हमने देखा, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा, तो हमें कोई फंक्शन दिया जाता था और उस फंक्शन के गिवन पॉइंट कुछ दिए जाते थे कि किन बिंदुओं पर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, सतत है या सतत नहीं है, या बिना किसी बिंदु दिए पूरे फलन को ही पूछ लिया जाता था कि ये फलन किन बिंदुओं पर सतत होगा, या इसके सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब हमें सततता कहीं ना कहीं अवकलनीयता से थोड़ा संबंधित है। उस चीज में, यानी उसके बारे में हम थोड़ा बाद में रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम अवकलनीयता पर विशेषतर अपना ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए आप कि जैसे अभी तक आपने अपने अपने दिमाग को सेट किया कि कोई फलन अवकलनीय कब है, जब उसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर, हमने आपको 3 स्टेप पर बताई थी चीजें कॉन्टिन्यूटी की, कि अगर किसी फलन की किसी दी गई सीमा में, किसी दिए गए बिंदु पर, जब उसकी दिया गया फलन जिस चर पर फलित हो, वो चर एक निश्चित बिंदु की ओर अग्रसर हो, तो आपके उस सीमा का मान उस फलन के मान के अगर बराबर होता है, तो दिया गया फलन आपका क्या होता है? सतत होता है। ठीक है, फिर इसी पर हमने आपको बताया था, तो सिर्फ लिमिट पर था। और फिर लिमिट के लिए हमने बताया था कि आप इसके द्वारा भी अपनी चीजों को, सततता का परीक्षण कर सकते हो। फिर हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर भी आ जाइए। एक्स टेंस टू ए निगेटिव कर दिया, एफ एक्स हो गया, ये इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और ये इक्वल टू फलन का मान। ठीक है, तीसरी चीजें एच के फॉर्मेट पर। एच क्या है? जहां एक बहुत छोटी, एच क्या है? बहुत छोटी, यानी लगभग 0.00001 समथिंग, बहुत ही छोटी चीज, लेकिन धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव चीज है। एच के बारे में अगर कोई पूछे क्या एच कभी ऋणात्मक भी एज्यूम कर सकते हो, बहुत छोटा है? नहीं, हम एच बहुत छोटा है हमारे लिए, 0.00001 के नियर अबाउट हम इसको सोच सकते हैं, लेकिन इसको कभी हम निगेटिव नहीं सोच सकते, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है। तो यानी अगर यक्स में हम थोड़ी सी वृद्धि कर दें या फिर थोड़ी सी कमी कर दें, उस चीज पर भी हम अपनी सीमा का अस्तित्व करते हैं। कैसे? लिमिट एफ एक्स की जहां पर हम क्या कर देते हैं? ए माइनस, ये एच टेंस टू जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ए माइनस एच करते हैं और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच करते थे, और यहां पर आपका फलन का मान होता था। ठीक है, ये तो भी कॉन्टिन्यूटी को हम बता रहे हैं आपकी, कि इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी को मानते थे,
कि भाई अगर कोई दिया गया फलन किसी निश्चित बिंदु के लिए, या स्वयं से हमने कोई वास्तविक संख्या ए को लिया है, उस बिंदु के लिए सीमा का मान और उस फलन का मान दोनों समान आ जाए, या फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही है, बस एच के फॉर्मेट पर है। अगर ये चीजें आपस में बराबर आती हैं तो हमारा दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। तो अवकलनीयता को किस तरह से हम समझें, अवकलनीयता का भी एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को भी हम लिखेंगे, और आपको वहां पे समझना होगा कि अगर ये चीजें आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो हमारी चीजें क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, और वो चीजें आती कहां से हैं, उस चीज को भी अभी हम आपको ज्यामितीय तरीके से बताते हैं कि वो आती कैसे हैं। तो पहले समझिए कि कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है, नॉर्मली शांत होकर बैठ जाइए, कॉपी कलम लिखिए और चीजों को समझिए कि एक फलन है हमारा एफ एक्स, और कैसा फलन है ये, वास्तविक फलन है। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है। और जब कोई फलन है, हमें पता है कि उस फलन का एक डोमेन होता है, यानी प्रांत होता है, और उसका एक कोडोमेन होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं फलन है और इसके प्रांत में एक अवयव है ए, ठीक है, जो क्या है, कोई वास्तविक नंबर है। ठीक है, एक इसका एलिमेंट है, कोई रियल नंबर ए का है, तो इसके प्रांत में ए कोई एक ऐसा अवयव है, और उस बिंदु के यानी उस प्रांत ए के द्वारा यह फलन अवकलनीय होगा यदि इसके द्वारा हम इसके लिमिट एक्स किसकी ओर अग्रसर हो, ए की ओर अग्रसर हो, और फार्मूला क्या बनेगा यहां पर हमारा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अस्तित्व में हो। ये किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट समझते रहिएगा, ये किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, ये खुद ही एक मान है, और ये मान क्या होना चाहिए, अस्तित्व में हो। अगर ये ठीक है, अगर किसी फलन का दिया गया किसी बिंदु पर जो मान है उस सीमा के अंतर्गत, ठीक है, इस सीमा के मान को, ये जो लिमिट की वैल्यू आई है पूरी, ये वैल्यू क्या हो, उसकी अस्तित्व में हो, तो हम उस फलन को क्या बोलते हैं भाई, कि आपका फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये आता कहां से है, इसको भी ज्यामितीय तरीके से बताते हैं, पहले दिमाग में इसको सेट कीजिए। ठीक है, इसी की जो सेटिंग है आपकी, वो देखिए क्या होता है, ये चीजें थोड़ी कम क्लियर होती है कि ये चीजें क्या होगी, किसी के इक्वल होता तो ज्यादा समझ में आता है। तो इक्वल वाली चीजें भी हैं आपके पास, दो चीजें हैं, एक एल एच डी और दूसरी क्या है, आर एच डी। एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अभी आपने इसका फुल फॉर्म समझा, और अभी हम इसके बारे में बताते हैं कि यह क्या है, क्या चीज, पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए। एलएचडी और आरएचडी है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, यही जो चीजें आई हैं आपकी, यही क्या कहलाती है, डेरिवेटिव है, आपका अवकलज है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा, राइट हैंड के लिए क्या होगा, आप खुद जानते हो। लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या करते थे, जहां एक्स रहता तो वहां पे क्या रख देते थे, एक्स, सॉरी ए माइनस एच कर देते थे, और राइट हैंड के लिए ए प्लस एच कर देते थे। तो उस कंडीशन में हमारी चीजें क्या बनेगी, पहला ये चीज नोट हो गया। सेकंड चीज क्या है, कि लिमिट किस पर, एच टेंस टू जीरो पर, अगर यहाँ पे एफ एक्स लिखते थे तो एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए माइनस एच माइनस एफ ए ही रहेगा यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाता था, आप क्या लिखते थे नीचे, एक्स माइनस ए लिखते थे, तो एक्स यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एक्स ए माइनस एच लिख दोगे, और माइनस ए रहेगा, तो यहाँ से ए क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, माइनस एच बचेगा। ठीक है, ये हमने जो अभी एक फार्मूला लिखा, उसी फार्मूले के द्वारा हम आपकी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल जो है, जिसको हम एल लिख करके, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स के लिए वर्क कर रहे हैं इस समय, तो एल के बाद हम यहाँ पर एफ लिखते हैं, और डेरिवेटिव को यहाँ पर डैश लगाकर लिखते हैं, एल एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है आपका, यहाँ पे क्या आया था अभी हमने बताया सॉल्व करके, माइनस एच आया।
ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या लिखोगे, आर लिख दोगे और एफ डैश एक्स, ये चीज क्या है, आर फॉर राइट यानी दायां, और एफ डैश एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव का एक प्रतीक है, सिंबल है। जैसे हमने बोला कि डी डी एक्स ऑफ वाई करते हो आप, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हो, ठीक है, या फिर एफ डैश एक्स कर देते हो, तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक सिंबल है। या सिर्फ डी कर देते हो, डी फॉर डेरिवेटिव, या डी करके यहां पर एक इंटरवल में आप लिख देते हो एफ ए, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रतीक हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर ये चीज है या फिर ये चीज है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, इन्हीं दोनों चीजों को आप आगे चलकर यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने इस चीज को यहाँ पर लिखा है। इस चीज का यूज हम तब करते हैं ज्यादा जब हमारा फंक्शन एफ एक्स के रूप में दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तब वहां पर हम एफ डैश एक्स से अपना डेरिवेटिव यानी अवकलज, डिफरेंसिबिलिटी अवकलनीयता, डेरिवेटिव अवकलज, ठीक है, ये आपके प्रतीक हैं डेरिवेटिव के, ठीक है। डिफरेंसिबिलिटी अवकलनीयता और डेरिवेटिव मतलब अवकलज, ठीक है। अवकलज मतलब, या इसी का एक रूप और क्या है आपका, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है, अवकल गुणांक। ये है आपका, दोनों चीजें सेम है, चाहे हम इसको डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बोलें, अवकलज या अवकल गुणांक, ये दोनों चीजें क्या हैं आपकी, सेम है, ठीक है। तो यहां पहले तो भी आप शब्दों को समझ रहे हो, ठीक है। फिर आइए, अभी आपने पूरी तरह से डिफरेंसिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है। हमने एक चीज पे सिस्टम सेट किया आपका कि डिफरेंसिबिलिटी क्या है भाई, कोई फंक्शन है, वास्तविक फलन है, उसमें अगर कोई प्रांत ए है या किसी दिए गए बिंदु के लिए चेक करना है हमें कि ए पर ये अवकलनीय है कि नहीं है, तो हमने बोला उसकी सीमा अस्तित्व में होनी चाहिए। कैसे सीमा अस्तित्व में होनी चाहिए, कि लिमिट जिस बिंदु के लिए वो दिया गया है एक्स टेंस टू ए हो, और यहाँ पर हमारा फलन और फलन का मान का अंतर बटे हमारा चर और माइनस वो ये चीजें हमारी क्या होनी चाहिए। अगर अस्तित्व में है तो हमारा फलन क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, डिफरेंसिबल है, डिफरेंसिबल है। फिर कब और कब डिफरेंसिबल है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज पर कैसे डिफरेंसिबल है, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एंड आर एच डी, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएं तो भी वो डेरिवेटिव होता है। और वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, उस चीज को हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखने का सिंबल एल एच डी लिख दो, या फिर एल लिख करके एफ डैश यहां पर एक्स कर दो, ठीक है, एक्स सॉरी यहां पर ए कर दो, क्योंकि ए के सापेक्ष कर रहे हैं ना, ए के सापेक्ष नहीं कर रहे, मतलब ए बिंदु के लिए कर रहे हैं, ए बिंदु के लिए जो हमें गिवन पॉइंट दिया जाएगा। तो एल एफ डैश ए, ये इज इक्वल टू होता क्या है आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया जो हमने आपको बेसिक में बताया कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए में एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच रखने पर, ठीक है। ये वैल्यू जैसे पुट करोगे, देखो जहां पर एक्स है यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ए माइनस एच कर दिया, ए माइनस एच हो गया। एफ ए में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे हमारा क्या था, एक्स माइनस ए था, नीचे क्या था, एक्स माइनस ए था। अब एक्स की यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, ए माइनस एच रखना है, तो एक्स यहाँ पे हमने रख दिया ए माइनस एच और फिर क्या माइनस ए, तो ये माइनस ए और प्लस ए दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एच बचेगा, वही माइनस एच हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये हो गया आपका एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, बाएं पक्ष का अवकलज, किसी फलन का बाएं पक्ष का क्या हो गया, ये अवकलज हो गया। अच्छा, आर एस डी क्या होगी हमारी, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे हम आर एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर h माइनस एफ ए ही रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या होता था हमारा, x माइनस ए होता था। फार्मूला तो हमेशा x माइनस ए होता था, क्योंकि जो हमने मेन फार्मूला लिखा वहां पर हमारा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड तो नहीं था, उसमें उसमें x माइनस ए ही होता था। बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू क्या पुट करते थे, लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस एच और राइट हैंड के लिए a प्लस एच। तो जब x यहाँ पर हम a प्लस एच करेंगे और माइनस ए, यहाँ पे फिर से देखो a प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, क्या आएगा, प्लस एच आएगा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, पहली कंडीशन, कोई वास्तविक फलन एफ एक्स किसी दिए गए बिंदु ए के लिए अवकलनीय होगा, कब, जब उसकी इस सीमा का मान अस्तित्व में हो। जब उसकी इस सीमा का मान क्या हो, अस्तित्व में हो, या कोई दिया गया वास्तविक फलन एफ एक्स किसी दिए गए बिंदु ए पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशियबल होगा, कब, यदि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये चीज तो आप समझ चुके हो। और दूसरी कंडीशन पर कब अवकलनीय होगा वो, जब उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल अगर हो, तो वो क्या होगा, आपका अवकलनीय होगा। चाहे इसे को हम ऐसा बोल दें। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। कोई दिया गया फलन एफ एक्स, जो कि हमेशा उसको याद रखिए वो वास्तविक फलन है, कोई फलन एफ एक्स कब हमारा अवकलनीय होगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब धीरे धीरे चीजें हमारी समझ में आती जाएंगी। अभी चीजों को पहले दिमाग में सेट कीजिए। अभी दिमाग में बहुत चीजें चल रही है, फार्मूले आ कहां से रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन वो ज्यामितीय विधि से हमें चीजें प्राप्त होती हैं, वो भी चीजें भी बताएंगे आपको। पहले दिमाग में सेट कीजिए अवकलनीयता है क्या, और अवकलनीय कोई फलन कैसे होता है। फलन के बारे में आपको पता है, एफ एक्स फलन है हमारा। ठीक है, कोई फलन एफ एक्स कब अवकलनीय होगा, फलन अवकलनीय तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी जो बाएं पक्ष का अवकलज है वो दाएं पक्ष के आर एस डी राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए। या फिर भी जो पहली स्टेप बताई हमें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये अस्तित्व में हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज यहां पर, तो दो चीजें हो गई यहां पर आपकी, ये सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, कब आपका फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, लिखना कैसे कॉपी में, ये पहले वाले वीडियो से चीजें सेट हो गई होगी, यहां पर चीजें आपको बस समझनी है। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के रफ पर इस चीज को लिखते जाइए कि कैसे कैसे खुद होगा, दिमाग में चीजों को सेट करते जाइए। ठीक है, इसको हम सिस्टम से नहीं बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना है। सिस्टम एक प्रकार से चल रहा है, लेकिन लिखने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है कि आपको कॉपी में कैसे राइट डाउन करना है। इस चीज पर हम नहीं यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, हम चीजों को आपको क्यों समझा रहे हैं। हमने अभी तक दो पॉइंट आपको समझाए। ठीक है, कि कोई फलन एफ एक्स कब अवकलनीय होगा, उसकी दो कंडीशन बताई कि इन दोनों कंडीशन पे ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि कोई ये जो फार्मूले आ रहे हैं ये आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा ज्यामितीय रूप देखते हैं। ठीक है, और तब चीजें हमारी जाकर कुछ क्लियर होंगी, ये फार्मूले आ कहां से रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, जैसे हमें कोई फलन दिया जाता है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर समथिंग कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस फलन का हमने कॉन्टिन्यूटी में बताया कि एक ग्राफ होता है। दिया गया हमारा जो भी यहाँ पर व्यंजक मिलेगा, अगर वो कोई रैखिक होगा तो उससे एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, इसकी कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है कि चीजें क्या है। अगर ये चीजें मॉड में हो, सोचो एक्स माइनस फाइव ये मॉड में हो, तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है आपका, ये और इधर से। आई बात समझ में। तो ये चीजें धीरे धीरे भी आप नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे। ठीक है, जैसे परवलय का एक ग्राफ होता है आपका, ये भी होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, नीचे से भी होता है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ समझिए पहले आप कि वो जो समीकरण हमें दिया जाएगा, वो जो व्यंजक दिया जाएगा उसके ऊपर क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। तो मान लेते हैं हमारा कोई फलन है और उसका जो ग्राफ बन रहा है, यानी उसका ग्राफ एक वक्राकार बन रहा है। समझिएगा ध्यान से, ये हमारे एक्स एच वाई एच हो गए, मूल बिंदु हो गया। मान लेते हैं इस तरह से कोई एक वक्र की कल्पना हमने की, और ये वक्र जो है हमारा, ये एफ एक्स फलन जो है, इस फलन के द्वारा इस वक्र को निरूपित कर रहा है। ठीक है,
यानी एफ एक्स बराबर कुछ ऐसा दिया गया था हमें, और उसके द्वारा हमने एक वक्र का निर्माण किया जो इस प्रकार से मिला हमें। ठीक है, अब इस वक्र पर हम एक बिंदु लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी समझ लेते हैं, हाँ, कि ज्यामितीय रूप में डिफरेंशियबिलिटी को कैसे समझा जाता है। ये चीज देखिए, हमने बोल दिया अभी आपको कि कोई फलन एफ एक्स कब डिफरेंशियबल होता है, कब अवकलनीय होता है, जब उसकी एक निश्चित सीमा अस्तित्व में हो, या फिर उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, ये तो आपका कलन विधि से समझ गए आप। ज्यामितीय विधि से हम डिफरेंशियबिलिटी को कैसे समझेंगे कि यदि किसी फलन का जो वक्र है, जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ पर हमने आपने देखा कि वृत्त, आपने जब कक्षा 10 में पढ़ा तो वृत्त पर आपने स्पर्श रेखा खींचना शुरू किया, जिसे आप किस नाम से बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते थे, टेंजेंट्स। ठीक है, ये टेंजेंट्स होती थी आपकी, और ये जो टेंजेंट्स होती थी, ये जो स्पर्श रेखाएं होती थी, वो वहां पर एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वहां पर हमें प्रमेय याद आती है कि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से हम इस पर दो खींच सकते थे, ठीक है, लेकिन वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर किसी, भाई ये वृत्त कैसा है, वृत्त भी एक वक्र ही है, ठीक है, ये ग्राफ भी हमारा क्या है, एक वक्राकार है। अगर इसके इस वक्र पर, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकें, ठीक है, प्रत्येक बिंदु की बात हो रही है, तो ये जो पूरा फलन है आपका एफ एक्स, वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। बात है, ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए यहां कोई बिंदु एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए, और यहां से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, यहां पर अगर मान रहे तो यहां से कोई एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं, यदि हम एक अद्वितीय स्पर्श रेखा यानी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच पाए, तो ऐसा तो सब में पॉसिबल है। वक्र अगर यहीं पर आपका ऐसे होता, थोड़ा ऐसे जाकर कहीं पे मुड़ गया होता, यहां पर जो बिंदु मिलता आपको, वहां पे बताइए आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते थे। क्योंकि देखो जो बिंदु है अगर, ठीक है, कहीं पे कोना है किसी चीज का, तो उस कोने पर आप अगर कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो आप बोलोगे एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जा सकती हैं, ठीक है, तो ये भी बिंदु उसी तरह से है हमारा, और इस बिंदु से भी हम कई सारी चीजें अपनी खींच सकते हैं। देखिए, स्पर्श की बात की जाए तो यहां से बहुत चीजें हमारी स्पर्श जा सकती हैं, ठीक है, यानी अगर कोई वक्र एकाएक कहीं से मुड़ रहा है, कोई वक्र ऐसे जा रहा था और एकाएक कहीं से मुड़ जाता है अचानक से, तो वहां पर उस बिंदु पर वो क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, अब मुड़ने की बात को ऐसा समझिए, ठीक है, ज्यामितीय रूप में हम डिफरेंशियबिलिटी को सिर्फ इतना ही समझेंगे कि किसी दिए गए फलन द्वारा जो वक्र बनता है, यदि उस वक्र पर स्थित उसके प्रत्येक बिंदु पर हम एक अद्वितीय यानी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, खींच सकें, तो वो दिया गया फलन हमारा अवकलनीय होता है। अगर एक से ज्यादा वहां पर खींची जा सकती हैं स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे तो दो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, लेकिन किन बिंदुओं से, एक ही बिंदु से नहीं, दो बिंदु से। तो इस वक्र पर स्थित ये जो दो बिंदु हैं, क्या इस विशेष बिंदु से एक स्पर्श रेखा जो आपने खींच दी यहां से, क्या उसके अलावा और कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो, बोलोगे नहीं, और तो नहीं खींची जा सकती है। अगर नहीं जवाब है आपका, तो उस बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अगर पूरे फलन को अवकलनीय समझना है तो इसके इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वारा, इसके इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर अगर हम कोई एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सके, यानी सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकें, तो ज्यामितीय रूप में इस प्रकार का दिया गया फलन हमारा अवकलनीय फलन होता है। ठीक है, ये इसका मूल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उत्पत्ति ही इसकी ज्यामिति से ही होती है। अभी जो हमने आपको लिमिट वाला फार्मूला बताया, एलएसडी और आरएसडी के बारे में बताइए, सारी चीजों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। आप उत्पत्ति जानना चाहते थे, तो उत्पत्ति आपकी मूल यहीं से हुई है। अभी कैसे हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ज्यामितीय रूप में, आप हेडिंग बनाकर एक कॉन्सेप्ट अपना लिख सकते हैं, ज्यामितीय रूप में अवकलनीयता की परिभाषा। ठीक है, इसको एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, ज्यामितीय रूप में अवकलनीयता की परिभाषा। ठीक है,
क्या है ज्यामितीय रूप में अवकलनीयता की परिभाषा? कि किसी दिए गए फलन, लिखिए, किसी दिए गए फलन, किसी दिए गए फलन के ग्राफ पर, के ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, किसी दिए गए फलन के ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर यदि केवल एक व केवल एक ही, केवल एक व केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके, ब्रैकेट में लिख लीजिए अद्वितीय स्पर्श रेखा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके, तो दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। दिया गया फलन हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। दिया गया फलन क्या होगा हमारा, अवकलनीय होगा। बात समझ में आ गई ना? ज्यामितीय रूप में अवकलनीयता की क्या व्याख्या हुई कि कोई फलन दिया जाए, उसका एक ग्राफ बनाया जाए और उस ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हमारा एक हम विशेष यानी एक हम अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सके, ठीक है, तो हमारा फलन जो होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, चलिए आपके फार्मूले को थोड़ा समझते हैं, फार्मूले आते कहां से हैं। ये बताइए कि कक्षा 10 में हमें पढ़ाया जाता था प्रवणता, ठीक है, जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उन चीजों पर पहले हम चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि ये चीजें कहां से आई। प्रवणता निकालते थे आप, प्रवणता को ग्रेडियंट बोलते थे, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे और यम बराबर क्या होता था आपका tan थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता था आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये होता था प्रवणता का फार्मूला। जो ग्रेडियंट निकालते थे, जो स्लोप बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, स्लोप, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कक्षा 10 में आपको इस बारे में बताया गया था। इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, प्रवणता की जरूरत पड़ने वाली है, और ये जो प्रवणता निकालेंगे अभी हम, अभी देखिए इसी से कैसे आपका डेरिवेटिव आता है। फिर से ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो गया इस पर कोई ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हम पहली लिमिट आपकी बताते हैं कैसे निकलता है। यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु है हमारा जो यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं यक्स ही दूरी पर है, और वाई अक्ष पर कितना, जैसे इसके कोऑर्डिनेट नॉर्मली आप हाई स्कूल में क्या लिखते थे, एक्स कामा वाई करते थे ना, वही चीज हम यहाँ भी मान के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये वाई होता था आपका, यहाँ पे लिखते थे आप वाई बराबर समथिंग लिख देते थे एक्स के रूप में, या एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी लिख देते थे। तो यहाँ पर ये जो वाई होता था, यही हमारा क्या होता था, वाई मतलब वाई एक ऐसी चर राशि होती थी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, समझते रहिएगा। अगर y इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, तो y है क्या, y एक ऐसी अज्ञात राशि है जिसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है, यक्स के मान के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात y जो है यक्स चर राशि पर फलित है, y जो है यक्स चर राशि पर फलित है। ठीक है, तो जैसे हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि ये चीजें क्या दी जाती हैं। यहाँ पर दो चर राशियां यक्स और वाई, ये दोनों चर राशियां ऐसी हैं कि एक चर राशि जो है थोड़ा स्वतंत्र रहती है और दूसरी चर राशि क्या होती है, वो परतंत्र चर राशि होती है। परतंत्र मतलब वो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका वाई जो है ये वही क्या है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला चीज है। यक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें खुद पुट करनी होती है, यानी वाई का मान किसके ऊपर निर्भर है, यक्स के ऊपर निर्भर है। देखने को तो आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, बोलोगे एक्स का मान वाई के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं दिमाग में, y इज इक्वल टू हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर y का मान यक्स के ऊपर निर्भर है, अर्थात y चर राशि यक्स पर फलित है। तो यहां पर हम y की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, fx यूज कर सकते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, जहां पर ये हमें एक फंक्शन बताता है, एक फलन बताता है। हरी बात समझ में? तो जो हम इसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई लेते थे, यहां पर वाई की जगह पे क्या लेंगे, एक्स कामा एफ एक्स लेंगे। बात समझ में? एफ एक्स क्यों लेंगे, नहीं तो यहीं पर दिमाग घूमने लगता है कि भाई एफ एक्स कहां से आ गया, ये कोऑर्डिनेट कब से लेने लगे हम।
भाई ये चीजें वही हैं, चाहे इसको हम y बराबर मान लेते हैं, चाहे इसको हम fx बराबर मान लेते हैं। कक्षा 10 में आपने जैसे बहुपद पढ़ा उसको px बराबर मान लेते थे आप। ठीक है, p फॉर पॉलिनोमियल ब्रैकेट में x क्या होता था, x क्या डिनोट करता था कि x चर राशि के रूप में हमारा बहुपद बना हुआ है। तो ऐसे ही fx का मतलब क्या, कोई फलन, ये हो गया कोई फलन। और बीच ब्रैकेट में x का मतलब क्या, कि वो x चर राशि द्वारा निर्मित है, अर्थात x चर राशि पर फलित है। आई बात समझ में, यही yp होता था। समझ गए इस चीज को। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे हम, x कामा fx ले लेंगे। अब आप समझ गए हो यहां पर कि अगर x कामा fx लिया तो इसका मतलब यहां से अगर हम एक लंब डालें तो यहां पर लंब डालने से क्या फर्क पड़ा, और यहां भी आप कर सकते हो। इसका मतलब यहां से लेके मूल बिंदु से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, ये यक्स है। पूरी दूरी कितनी है, यक्स है। और यहां से लेकर के यहां तक की पूरी दूरी कितनी है आपकी, एफ एक्स है। पूरी दूरी कितनी है, एफ एक्स है। जैसे हम वाई बोलते थे ना, भाई यहां से यहां तक वाई पर कितना है, वाई दूरी चला है, एक्स पर एक्स दूरी चला, तभी इसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई होते थे। तो ये वाई दूरी होती, तो ये हमारी कौन सी दूरी हो जाएगी, एफ एक्स दूरी हो जाएगी। ठीक है। अब ये तो फलन हुआ। इस तरह से हमने अपने फलन, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ हमारा एफ एक्स है, यानी इस फलन द्वारा दर्शाया जाएगा, इस वजह से हमने इसको कोऑर्डिनेट इस तरह से लिए। ठीक है। अब जो ग्राफ है हमारा, ये फलन एफ एक्स द्वारा परिभाषित हो गया है। इस फलन का मान लेते हैं किसी दिए गए बिंदु सी पर या ए पर, ए आपने समझा है, मान लेते हैं यहां पे कोई बिंदु ए दिया जा रहा है, और उस पर हमें चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं। भाई यही तो बताया हमने स्टार्टिंग में कि हमें कोई फलन दिया जाएगा और बिंदु दिए जाएंगे, या फिर हम खुद से मानेंगे, लेकिन बिना बिंदु के हम ना तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं और ना ही अवकल नियता डिस्कस कर सकते हैं। बिंदु हमें क्वेश्चन में खुद दिए जाते हैं या फिर उन बिंदुओं को पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। बिंदु नहीं दिए जाते थे, काफी सवाल हमने ऐसे किए जिसमें हमें डायरेक्ट फलन दे दिया गया और बोला गया कि बताइए इसका सांतत्य परीक्षण कीजिए। तो सांतत्य परीक्षण हम कैसे करते थे, किसी बिंदु को मानकर करते थे, बिना बिंदु को माने हम सांतत्य परीक्षण नहीं करते थे। तो यही चीज हमारी डिफरेंशियबिलिटी में है। अगर हमें कोई फलन एफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह अवकलनीय है या नहीं है, तो हमें बिंदु दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे तो हम खुद से बिंदुओं को मानेंगे। तो मान लेते हैं ये वही बिंदु है, इस ग्राफ पर स्थित ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर हमें इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। ठीक है। तो अब इस बिंदु को मान लेते हैं भाई कितना दूरी है, ये ए दूरी है। एक मिनट, गर्मी। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ये हमारे कितना दूर है मूल बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे एक लंब डाल लेते हैं, और ये ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। तो अगर ये ए दूरी पर है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर ए दूरी पर ए, कामा वाई अक्ष पर कितना ऊपर गया है, यहां पर ये कितना गया था एक्स, तो वाई पर कितना, ये देखो ये एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला था, एक्स दूरी, और वाई पर हमने इसका कितना लिखा, एफ एक्स लिख लिया। यानी एक्स था तो एफ एक्स, वाई होता तो एफ वाई, जेड अगर माना होता तो हम वाई एच पर क्या लिखते, एफ जेड लिखते। हमने माना है ए, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ए लिखें, बिल्कुल ए लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके यहां पर वाई एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए ठीक है। बात ही आपने बोला था कि इसकी अवकलनीयता की जो व्याख्या की थी उसमें जो परिभाषा बताई थी, स्पर्श रेखा का कहीं बात की थी, तो ठीक है स्पर्श रेखा होगी। अगर हम सोचो इन दोनों बिंदुओं को हम ज्वाइन करें या यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर भाग जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो यहां से इस पर एक लंब डाल दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है,
ये क्या बन गया हमारा, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज में जैसे जो प्रवणता होती है, ढाल होता है, फिर से इसको 1 मिनट के लिए स्टे कीजिए और चले आइए अपने कक्षा 10 वाले टॉपिक में, जहां पर आप प्रवणता निकालते थे कि कोई जो सरल रेखा होती थी आपकी, उसका x अक्ष के साथ झुकाव कितना है, इसी चीज को आप निकालते थे। इसी थीटा का मान निकालते, तो थीटा आपकी प्रवणता नहीं होती थी, उस थीटा का क्या निकालते थे आप, टेन थीटा निकालते थे, तो वो ही आपकी क्या होती थी, प्रवणता यम होती थी। ठीक है, जिसको आप y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 से भी निकालते थे, ये भी फार्मूला होता था। आई बात समझ में? और वो फार्मूला कहां कहां का होता था कि अगर आपको प्रवणता निकाली है तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट, इन दोनों से ये y2 माइनस वाई वन x2 अपान x2, ये दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांकों द्वारा निकलते थे, वो इन दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। क्योंकि जिस रेखा की आप प्रवणता, जिस रेखा का ढाल, इस रेखा को पकड़ लो यहां पर, और इस रेखा का x अक्ष के साथ ढाल कितना है, झुकाव कितना है, कितना इसका झुकी हुई है x अक्ष पर, यही इसकी क्या होती थी, प्रवणता, ग्रेडियंट या स्लोप बोलते थे। ठीक है, वो दो चीजों से हम बता रहे हैं, आप निकाल सकते हो, ये चीजें आप हाई स्कूल में पढ़ लिए हो और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप, ये चीजें नहीं है आपके लिए। ठीक है, प्रवणता यम इज इक्वल टू टेन थीटा होती थी, या इसी को हम चाहे थीटा का मान मिल जाए हमें, उस जरिए निकाल सकते हैं, या फिर हम त्रिकोणमिति टेन थीटा का प्रयोग लंब बटे आधार के रूप में कर सकते हैं, या फिर अगर लंब आधार भी ना पता हो तो निर्देशांक पता हो, निर्देशांकों के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां से हम इसकी प्रवणता या झुकाव लेंगे, और यही प्रवणता या झुकाव क्या होती है, हमारी डेरिवेटिव होती है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर इसकी प्रवणता यानी इसका जो स्लोप निकालना चाहें, यहाँ पे बिंदु का नाम तो रखा नहीं, मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु है ए, और ये कौन सा बिंदु है, पी बिंदु है। ठीक है, तो एपी रेखा की प्रवणता या स्लोप ऑफ एपी, ठीक है, स्लोप ऑफ एपी, गर्मी है, चलो स्लोप क्या, सीधे प्रवणता ही समझो आप। एपी रेखा की प्रवणता, ठीक है, क्या होगी एपी रेखा की प्रवणता, अगर इसको tan थीटा के माध्यम से निकालते हो, यहां पर अगर आप थीटा एंगल एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे कितना, आधार। तो देखो लंब कितना हो जाएगा आपका, देखो नॉर्मली अगर चाहो आप तो y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 भी कर सकते हो। वह देखो, इसको मान लीजिए आप x1, नहीं इसको यहां पर मानेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला बिंदु ये है ना, ये हो गया आपका x1, और ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, और ये क्या हो गया y2, चाहे जहां मान लेते, बात एक ही थी। तो देखो y2 माइनस कितना, y1, तो क्या हो जाएगा ये आपका fx माइनस कितना, fa अपान, फिर x2 माइनस x1, x माइनस कितना a। अगर इसी चीज को हमने उल्टा माना होता तो ये चीजें भी यहाँ उल्टी आ जाती, fa माइनस एफ एक्स और अपान a माइनस एक्स आ जाता। ठीक है, फिर भी हम माइनस कॉमन लेके फिर से वही ऊपर वाला प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो इसमें नहीं कि हम इसको मानने जा रहे थे x1 y1 अपने, और फिर हमने बोला इसको मान लेते हैं, ये पहले है, तो पहले ये बात से कोई मतलब नहीं, आप चाहे जिसको x1 y1 मान सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो निर्देशांकों के माध्यम से आ गया। अगर इसको हम त्रिकोणमिति के माध्यम से लाना चाहें तो क्या होगा हमारा, ये रेखा बटे ये रेखा, तो इस रेखा की मेजरमेंट कितनी होगी बताओ, इतनी सी रेखा की मेजरमेंट कितनी होगी, ये पूरा कितना था, एफ एक्स था, और इस पूरी रेखा में से अगर यहां से लेकर के यहां तक की रेखा हम निकाल दें तो यही तो बचेगा पूरा, तो पूरे एफ एक्स में से क्या निकाल दिया जाए, एफ ए निकाल दिया जाए, यानी ये यहां से अगर इसको हम इस बिंदु को यम मान लेते हैं, ठीक है, प्रवणता m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू पी एम लंब बटे ए एम आधार। ठीक है, अब बताओ पीएम, पीएम क्या है आपका, यहां भी अगर कुछ बिंदु हम ले लें, यहां पर ये हमारा मूल बिंदु ओ हो गया, और ये ए बी हो गया है, ये हमारा हो गया बिंदु बी,
ये हो गया सी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, पीएम को हम लिख सकते हैं कि पूरी पीसी माइनस एमसी अपान एएम को क्या लिख सकते हो आप, एएम। एएम को लिख सकते हो आप ओसी माइनस ओबी। तो पीसी की वैल्यू कितनी है, पूरा पीसी कितना है, ये समझ में आया कैसे लिखा हमने पीएम को पीसी माइनस एमसी। भाई पीएम क्या, यहां से लेकर के यहां तक की भुजा, सिर्फ इतनी भुजा, इतनी भुजा का मान कैसे आएगा, इस पूरी भुजा में से एम से लेकर के सी तक की भुजा हम काट के निकाल दें तो क्या बचेगा, ये छोटा सा पीस बचेगा। ठीक है, यानी पूरी पीसी माइनस एमसी की वैल्यू किसके इक्वल है, पीएम की इक्वल है। एएम की बात की जाए, ये है ए की भुजा एएम। ठीक है, एएम कैसे निकलेगा, एएम ओ से लेकर सी तक पूरा एक्स है, ओ से लेकर बी तक पूरा ए है, यानी ये जो एएम है ये क्या, बीसी, ये दोनों पैरेलल हैं, आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना बीच में, तो बीसी निकाल ले, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एएम मिल जाएगा। तो बीसी पर यहाँ ध्यान दीजिए, बीसी कैसे निकलेगा, ओ से लेकर सी तक पूरी भुजा एक्स है, ओ से बी तक कितना है, ए है, तो पूरी भुजा ओसी में से क्या निकाल दें हम, ओ भी काट के निकाल दें तो इतनी भुजा मिल जाएगी, यानी एक्स में से क्या निकाल दें हम, ए निकाल दें। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मान वैल्यू, पीसी की वैल्यू कितनी हो गई, वही हमने लिख दिया, ओसी माइनस कितना, ओबी। तो पीसी की वैल्यू पी से सी एफ एक्स, और एमसी की वैल्यू एमसी, एमसी मतलब ए बी, एमसी मतलब क्या, ए बी। भाई जो यहां से एमसी है वही क्या है आपका, ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये इतना कितना था, एफ ए था, क्या है ये, एफ ए है। ठीक है, एफ ए हो गया। फिर नीचे ओसी की वैल्यू कितनी है, ओसी है आपका एक्स, और ओ बी कितना है, ए। आ गया ना, फिर से वही एफ एक्स माइनस एफ ए अपान कितना, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। ठीक है, हम इन चीजों को नहीं लिख रहे हैं, इन चीजों को नोट करना है आप, देखिए इसको खुद से बनाइए एक बार। ठीक है, चीजें क्लियर है कि नहीं है, अपने आप चीजें क्लियर नहीं क्लियर, चलिए फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, अगर डाउट आपके मन में आ रहा है। ये हो गया था हमारा क्या, ग्राफ। यहाँ पर हमने अपना एक मुख्य बिंदु लिया था अपने फलन का, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये बिंदु पी था, इसके कोऑर्डिनेट कितने, यक्स कामा एफ एक्स थे। यहाँ पर हमें एक बिंदु दिया था जिस पर हम क्या ज्ञात कर रहे थे, इसकी अवकलनीयता ज्ञात कर रहे थे, वो बिंदु हम इसको ए मान लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जाएंगे हमारा, इसको हम ए दूरी पर माने थे, तो यहाँ पर स्मॉल ए कामा एफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जब पूरा पीसी आपका क्या है, यक्स कामा एफ एक्स, इसका मतलब ये दूरी यक्स है, और ये दूरी कितनी है, ए है, इसके कोऑर्डिनेट ए माना है, तो ये पीसी की दूरी कितनी है आपकी, एफ एक्स है, ए बी की दूरी कितनी है आपकी, एफ ए है। अगर यहां से इस पर एक लंब डाल दें हम, ठीक है, तो ये जो स्लोप है आपका, देखो यहां से इसको मिलाना पड़ेगा, तभी आपका ये क्या बनेगा, ठीक है, तभी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तभी आपका क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। और जब आपका त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में इस चीज को मान लीजिए थीटा एंगल। ठीक है, तो यहां से निकालिए सीधे आप, त्रिभुज ए पी, इस पॉइंट को एम लिखा, त्रिभुज ए पी एम में टेन थीटा बराबर क्या, पी एम बटे ए एम। अब पी एम को क्या लिख सकते हो, पीसी माइनस एम सी। ए एम को क्या लिख सकते हो, ए एम मतलब बीसी, और बीसी मतलब ओसी माइनस ओबी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, पीसी की वैल्यू कितनी, पीसी पूरा एफ एक्स, एमसी कितना है, एमसी यानी ए बी, एमसी का मतलब क्या, ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, एफ ए, और ओसी की वैल्यू कितनी हो गई, ओ सी एक्स, और ओबी की वैल्यू ए। आ गया चीजें, क्लियर है यहां तक। ठीक है, हमने क्या किया, हमें कुछ प्रवणता तो कुछ नहीं, हमने क्या सीधे अपना एक त्रिभुज बनाया, और ये चीजें आपकी आ गई। ठीक है, प्रवणता तो तब होती है जब हम यहां से क्या एक स्पर्श रेखा खींचें, और स्पर्श रेखा का एक्स के साथ जो झुकाव होता है वो प्रवणता होती है। ठीक है, तो फिलहाल tan थीटा मिल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपको पहली सीमा बताई थी वो लगभग इसी फार्मूले पर थी ना। ठीक है, यहाँ पर लिमिट वगैरह थी, वो लिमिट वगैरह कैसे आती है इस चीज को समझते रहिएगा। इस चीज को हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि जैसे अगर हम अब ये कल्पना करें
कि हमारा जो यक्स का वैल्यू है, ये पूरा कितनी दूरी है, यक्स दूरी है, और ये पूरी कितनी दूरी है, ए। अगर हम ऐसा करें कि हमारी यक्स दूरी यानी ए बिंदु जो है वो धीरे धीरे किसके समीप जा रहा है, पी के समीप जा रहा है, ठीक है। यानी या फिर ऐसा समझ लो, यक्स जो दूरी है, ये दोनों बिंदु क्या हो रहे हैं, आपस में क्या एक दूसरे के एकदम करीब आ रहे हैं, एक दूसरे क्या आ रहे हैं, एकदम समीप आते जा रहे हैं। यानी जब, यदि, यहां के बाद हम लिखेंगे यदि एक्स किसकी ओर अग्रसर हो जाए, ए की ओर, यानी यक्स लगभग क्या बनने जा रहा है, ए बनने जाए, एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाए, ए की ओर जाए, ए की तरफ हो जाए, तो ये जो यहां पर बीच में आपका इस समय, इसको यहां समझिए, जैसे ये था, ये बिंदु है, ये जैसे जैसे यहां पे आएगा तो फिर क्या होगा, ये और छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे यहां पर और छोटा हो जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, अगर इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची होती तो ये बिंदु भी हमारा जब इसके समीप पहुंच जाता तो धीरे धीरे स्पर्श रेखा क्या होती, इस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा हमारी यही बन जाती, ठीक है, इसी स्पर्श रेखा में समा जाता। जो अब तक ऐसी रेखा थी हमारी, ये जो हम इसे हम अभी टेंजेंट्स नहीं बोल सकते, इसको हम सीकेंट बोल सकते हैं, ये छेदक रेखा है, ठीक है, छेदक रेखा को सीकेंट बोलते हैं और स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा सीकेंट था वो क्या बन जाता, हमारा एक टेंजेंट बन जाता, और यहां से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते, जो कि हमारी ज्यामितीय रूप में अवकलनीयता की परिभाषा बताता है, ठीक है। तो इतनी कंडीशन के बाद हम लिखेंगे यदि यक्स हमारा किसकी ओर अग्रसर हो जाए, एक, यानी यक्स का जो मान है वो लगभग क्या बन जाए, ए बन जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो पूरा मैटर बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और क्या, एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, ये जो पूरा आया, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस चीज क्या कहते हैं हम, अपने फलन एफ एक्स का अवकलज, क्या बोलते हैं, अवकलज। यही क्या होता है आपका एफ डैश एक्स होता है। आई बात समझ में, फलन एफ एक्स का एफ डैश एक्स बोला जाता है इसी को, यही आपका डेरिवेटिव है। आई बात समझ में। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए भी हम एक तरफ यहाँ पर लेफ्ट लेंगे, एक तरफ राइट हैंड लेंगे, और वहां से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी चीजें निकल कर आएंगी। अब ये मेन वाला फार्मूला जो हमने आपको सबसे पहले बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, कि कोई दिया गया फलन हमारा अवकलनीय कब होगा, किसी दिए गए किसी दिए गए बिंदु पर, तो अवकलनीय तब होता है जब उसकी इस प्रकार से ये सीमा के ये मान अस्तित्व में होते हैं, तो दिया गया फलन हमारा क्या होता है, अवकलनीय होता है। और ये आता कहां से है, ये ज्यामितीय रूप यहां से निकल कर आता है। इस चीज को आप क्लियरली समझ चुके हो। सबसे पहले त्रिभुज से tan थीटा की वैल्यू निकालकर अपना एक प्रारूप यहां पर तैयार किया गया, फिर इस प्रारूप में बोला गया कि यदि हमारा जो x की वैल्यू है, वो x का मान जो है वो धीरे धीरे किसकी तरफ अग्रसर हो जाए, a की तरफ अग्रसर हो जाए, ठीक है। तो उस दशा में ये जो डॉटेड लाइन हमने खींची है, डॉटेड लाइन क्या होगी, ये P से अगर एक स्पर्श रेखा जो हम यहां पर भी खींचेंगे, ठीक है, P से जो एक स्पर्श रेखा यहां से हम खींचेंगे, वो उसी स्पर्श रेखा में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मिल जाएगी, यानी अत्यंत छोटी होती जाएगी, और इनके बीच का जो गैप है खत्म हो जाएगा, और ये जो स्लोप है हमारा, ये पूरी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और बिंदु P से हम एक स्पर्श रेखा निश्चित रूप से खींच पाएंगे, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ये आपकी सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, ये कहां से आया आपको पता चल गया। इन चीजों को नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो, और हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो भी चीजें बता देते हैं आपको। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड के लिए क्या करना था, मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, इस ग्राफ पर यहां पर आपका मुख्य बिंदु P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा एफ एक्स है। इसके थोड़ा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट सॉरी निकल रहा है, कॉन्टिन्यूटी की आदत पड़ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम, इसके थोड़ा सा पहले इसमें हम h की वृद्धि करते हैं, जैसे यहां पर पहले लंब डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कितना एफ एक्स से समझ में आ रहा है, P से यहां तक इसको Q मान लेते हैं, इसके थोड़ा सा पहले एक बिंदु लेते हैं A, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट पर चर्चा कीजिए, क्या होगा कोऑर्डिनेट, हम इस
ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी कितनी होगी, यक्स होगी, ठीक है। और ये पी क्यू की दूरी कितनी होगी, एफ एक्स होगी। पी क्यू की दूरी कितनी होगी, एफ एक्स होगी। हम अपने फलन के मान यक्स में यक्स से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कम, है ना, यानी एच की कितना जा रहे हैं पीछे, एच। मान लेते यहां पे आए, इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, एच का है। एच इधर भी और इसके थोड़ा सा इधर, यहां भी लंब डाल लेते हैं, ये भी कितना है, इधर भी एच है, ठीक है, इधर भी एच इधर भी एच। तो सोचिए यहां पर ये पूरी दूरी थी एक्स, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, यानी ये मूल बिंदु से, देखो कोऑर्डिनेट तो हमेशा मूल ही बिंदु से वो जितनी दूरी तय करेगा वो लिखा जाएगा। तो मूल बिंदु से अभी ये बिंदु कितनी दूरी तय किया है, ये मान लेते हैं ए बी है, और ये क्या है आपका, सी डी है, ठीक है। तो पी के तो कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, ए और सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें। ए और सी के कोऑर्डिनेट क्या कैसे लिखेंगे, समझते रहिए। मूल बिंदु से जितनी दूरी वो एक्स अक्ष पर चला है वही दूरी उसका कोऑर्डिनेट बनेगी, एक्स वाला। तो ओ से लेकर के बी तक की दूरी हमें बतानी है। तो ये बताइए ओ से लेकर के क्यू तक पूरा कितना है, यक्स है। इस पूरे यक्स में से हम क्या कर दें, बी क्यू निकाल दें, एच निकाल दें, आ जाएगा हमारा ओ बी। ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स माइनस एच। कितना हो जाएगा ये, एक्स माइनस एच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखिए अब एक्स माइनस एच यहाँ हो गया। अच्छा, अगर देखो यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, यक्स है। अगर आपको ओ से लेकर के मूल बिंदु से डी तक की दूरी चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए डी तक की दूरी चाहिए, तो यक्स में क्या जोड़ दीजिए, एच जोड़ दीजिए। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा पहला वाला वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच कामा, इसका हो गया एक्स माइनस एच कामा। अब एफ एक्स था, एक्स था तो एफ एक्स, एक्स माइनस एच है तो एफ एक्स माइनस एच, यहां भी एफ एक्स प्लस एच बन गए सबके कोऑर्डिनेट, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पे जो हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके और इन दोनों को ज्वाइन करके, और धीरे धीरे देखो चीजें ज्यादा क्लियर नहीं बन पाई यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जैसे जैसे यच क्या है, बहुत ही कम मान वाली चीज है, हमेशा धनात्मक रहने वाली चीज है लेकिन बहुत ही कम मान वाली चीज है। और यच जैसे जैसे आपका एकदम जीरो की तरफ अग्रसर होता जाएगा, अभी उस पर हम लिमिट बना देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से अगर हम त्रिभुजों की रचना कर लें, तो एक त्रिभुज यहाँ पर तैयार हो जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या, इसी रेखा का तो हमें स्लोप मिलेगा, एपी का मिलेगा स्लोप हमें, और पीसी का स्लोप मिलेगा, स्लोप मतलब वही प्रवणता यम, ठीक है। तो उन दोनों का स्लोप, अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के माध्यम से हमने पहला वाला टॉपिक समझा दिया था और निर्देशांकों के माध्यम से भी समझा दिया था। तो यहाँ पर त्रिभुज को छोड़ो, निर्देशांक ले लो डायरेक्ट, ठीक है। और देखो अगर एपी का स्लोप चाहिए आपको, यानी स्लोप ऑफ एपी या एपी की प्रवणता, एपी की प्रवणता कितनी हो जाएगी आपकी, बोलो, एपी की चाहिए, किसकी चाहिए, एपी की चाहिए। तो y2 माइनस कितना, y1, यानी एफ एक्स माइनस कितना, एफ एक्स माइनस एच, और यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस एक्स माइनस एच। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स माइनस वाई, यही तो y2 है आपका, y2 माइनस कितना, दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, पहले वाला हो जाएगा यहां पर x माइनस एच कामा एफ एक्स माइनस एच, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा एफ एक्स है। देखिए यहां पर मैंने बड़ा बड़ा लिख दीजिए, x1 माइन x1 और y1, और ये क्या हो गया आपका x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन, चलिए देखिए कितना आ गया, एफ एक्स माइनस एच, वाई टू माइनस वाई वन हो गया।
x2 माइनस x1, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है x माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा आपका माइनस h आ गया। ठीक है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, माइनस h आ गया। अब देखो एपी की जो प्रवणता है इतनी आ गई, इसी की प्रवणता, अब किसकी प्रवणता निकालना, पीसी की प्रवणता निकाल लीजिए। पीसी की प्रवणता, पीसी की प्रवणता क्या हो जाएगी भाई, पी सी देख रहे हैं बिंदु, ये है पी और ये है सी, ये इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब चाहे मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है, चाहे उसको मान लो x1 y1 इसको x2 y2। ठीक है, चीजें वही सेम आने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, इसी का फॉर्मेट लेके चलते हैं, तो एफ एक्स में से घटा दो इसको, y2 माइनस y1, यानी ये है y2 और वो क्या है y1, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, y2 माइनस y1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी x माइनस, एक मिनट यार, अरे बड़ी गर्मी हो। चलिए देखिए, बहुत गर्मी हो रही है भाई। तो हमने यहाँ पे ए बी की प्रवणता निकाल ली, पीसी की प्रवणता, एपी की प्रवणता क्या आई, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एच, एपी की प्रवणता। ए पी ये है, क्या किया हमने, एफ एक्स उल्टा घटा दिया है, तब तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, एक मिनट, अच्छा x माइनस माइनस एक्स और प्लस एच होगा, ये देखिए मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसको उल्टा घटा दी ताकि चीजें सेम आए। देखो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मिस्टेक यहाँ पर इसमें है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था भाई, यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस क्या, एक यहाँ पे देखिए ऊपर जो लिखा है x माइनस कितना, ये चीज, ये दो पद हैं तो ये माइनस एक्स और प्लस एच होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एच आएगा, लेकिन चीजें हमारी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो नीचे जो हमने मेन फार्मूला आपको लिखवाए हैं, अब देखिए माइनस एच आता है, लेकिन ये चीजें ऊपर से अगर हम पलट दें, यानी ऊपर माइनस कॉमन ले लें, तो फिर से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच प्लस हो जाएगा, और माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच हो जाएगा अपने आप ना। तो इन चीजों को माइनस, इससे अच्छा है पहले से ही चीजों सेट करके हम उल्टा ही घटा देते हैं, जिससे हमारी चीजें एकदम सीधी आए। हम क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस एच यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको अपना चाहे देखो, चाहे हम y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2 करें, बात एक ही आती है कि माइनस कॉमन लेके चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। तो y1 नहीं समझ रहे हो, जैसे भाई हमने क्या लिखा फार्मूला,
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अंश और हर दोनों में ऊपर ऊपर माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो गया उसको पहले लिखो, जो निगेटिव हो गया उसको बाद में लिखो। नीचे क्या पॉजिटिव होगा, x1 पॉजिटिव होगा तो उसको पहले लिखो, नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के। ठीक है, गर्मी है गलती हो जाती है, चलिए देखिए तो एफ एक्स माइनस एच माइनस कितना, इस बार हम y1 में कर रहे हैं, y1 माइनस y2 कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स अपान एक्स माइनस एच माइनस कितना x, तो x x से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी किसी दिए गए बिंदु ए के लिए करोगे तो अभी आपने कॉपी में जो नोट किया गया होगा LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो ये लिखा होगा आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, जहां जाए वहां क्या ए अपॉन कितना माइनस एच। सेम वही आ रहा प्रोसेस। देखो पीसी की प्रवणता के लिए क्या करते हो, पीसी की प्रवणता के लिए आप उसके कोऑर्डिनेट यहां पर लिख लीजिए। देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा एफ एक्स, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस एच कामा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो इसको किसी को भी मान लीजिए x1 y1 और x2 y2। देखो चीजें चाहे आप y2 माइनस y1 कीजिए, x2 माइनस x1 कीजिए, चीजें प्रॉपर आनी चाहिए। यानी ये वाला फंक्शन थोड़ा पहले लिख के आते हैं, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 करते हैं। तो y2 क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान x2 क्या है, x प्लस एच है माइनस x1 कितना है x, तो x से x कैंसिल होगा, क्या आएगा प्लस एच आ गया। ठीक है, इन चीजों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चीजों को आपको समझाते हैं। कहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आया, क्लियर हुआ चीजें, एक फिर से समझ लीजिए एक बार रिवाइज पूरा। एक बिंदु था P जिसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं हमने हमेशा की तरह, x कामा एफ एक्स, जो y मानते थे y को हम क्या लिखने लगे हैं, एफ एक्स लिखने लगे हैं फलन के रूप में। तो x कामा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। हम बिंदु P से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो लगभग 0 के बराबर होने वाली है, यानी 0 के लगभग उसका मान है, बहुत ही छोटा मान है उसका, मान लेते हैं h। ठीक है, तो हम P से थोड़ा सा पहले h दूरी पर आए। ठीक है, उसके h दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने A और लेफ्ट साइड में, और h दूरी पर एक बिंदु ले लिया C राइट साइड में, ताकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम वहां पर कैलकुलेट कर सकें। क्लियर हो गया, बिंदु P था, उसके थोड़ा सा पहले एक बहुत ही अल्प दूरी h मान करके एक बिंदु ले लिया A, और वही अल्प दूरी h उसके दाहिने तरफ यानी राइट हैंड में ले लिया, जो बिंदु क्या है, C है। ठीक है, वो अल्प दूरी क्या है आपकी, h है। इन दोनों की कोऑर्डिनेट पर चर्चा हुई, P का कोऑर्डिनेट x कामा एफ एक्स, तो A का कोऑर्डिनेट x अक्ष पर कितना होगा, ये पूरी दूरी थी x, A से लेकर भाई P तक कितना, P का कोऑर्डिनेट आपने x माना है, तो P से जो लंब डालोगे तो मूल बिंदु से लेकर के उस लंब तक के कितनी दूरी होगी, x दूरी होगी, और इस दूरी से यहां पर कितना आए हो आप, h आए हो, तो ये O से लेकर के B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इस पूरी दूरी में से B क्यू हटा दो तो x माइनस एच, और इसी तरह अगर यहां से O से लेकर के D तक की पूरी दूरी आपको पता करनी है, तो इस OQ में QD और जोड़ दो, यानी h और जोड़ दो, ये हो जाएगी x प्लस h हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा x माइनस एच, तो y वाला कितना बन जाएगा, एफ एक्स माइनस एच। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, d तक कितना मिल गया हमें, x प्लस एच मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो गया। कोऑर्डिनेट मिल गए, हमने बोला कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही सबकी प्रवणता निकाल देते हैं, तो एपी की प्रवणता क्या हो जाएगी भाई, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट को लेकर के आप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 से इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो भाई अब देखो ये किसका कोऑर्डिनेट लिखा हमने लिखा यहां पर, इसको मान लिया हमने क्या, y1 या y2 कुछ भी मान लो, तो y वाले में से y घटा दिया है ना, y2 माइनस y1 कर लिया, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान एक्स माइनस एच माइनस कितना x, तो x से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस एच आ गया। ठीक है, इसी तरह से पीसी की प्रवणता निकालने के लिए क्या किया हमने भाई, इसमें से भी y2 माइनस y1 कर लिया,
यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो गया। क्लियर हो गई चीजें। अब देखिए ये जो प्रवणता आगे चीज को हम मिटा रहे हैं, दोनों को छोड़ करके ये ग्राफ आपका हटा रहे हैं, चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करो, फिर से बनाते और क्या करेगा, कई बार तो आएगा समझ में, लेकिन उम्मीद है इस बार आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। तो ये देखो ये दो चीजें आ गई आपकी। अब देखिए तो ग्राफ हमने बनाया था अभी, यहां पर जो दो बिंदु लिए थे, तीनों थे, यहां पे जो ये रेखा खींची थी और यहां पे रेखा खींची थी। अब ये अल्प दूरी पर यच यहां पर भी था, यच यहां पर भी था। अब जैसे ये दूरी क्या होगी, अत्यंत कम होती जाएगी, यानी जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, उस दशा में ये दोनों ही रेखाएं क्या होती जाएंगी, एकदम छोटी होती जाएंगी। ठीक है, ये बिंदु लगभग इसके समीप पहुंचते रहेंगे, इसके जैसे ही समीप पहुंचते रहेंगे सीधे इसी बिंदु पर समा जाएंगे। और फिर यहां से जो एक आप स्पर्श रेखा खींचते थे वो एक अद्वितीय स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ की दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, इसी में एकदम समा जाएंगी। और इस बिंदु पर जब हम एक यूनिक स्पर्श रेखा खींच पाएंगे तो हम बोलेंगे भैया क्या है, ये जो हमारा वक्र बना है ये वक्र क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, यानी जब यच का मान क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत कम हो, यानी जब h टेंड्स टू जीरो, h का मान किसकी ओर अग्रसर हो, जीरो की ओर अग्रसर हो, तो ये जो एपी की प्रवणता है यही क्या हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड। देखो अभी तक ये डेरिवेटिव नहीं, अभी ये अवकलज नहीं है, ये कब बनेगा, जब यहां पर लिमिट लगेगी। बिना लिमिट लगे ये डेरिवेटिव नहीं है, अभी तो ये एक नॉर्मल मान है। तो जब हम इसको h टेंड्स टू जीरो कंडीशन पे ले जाएंगे तो यही एपी की प्रवणता क्या बन जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगी। अभी ए तो लिया नहीं गया है, यक्स ही है, यक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, अरे इज इक्वल टू सॉरी अपॉन माइनस एच। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, एल एफ डैश एक्स, यहाँ पे ए ले लो, ए के लिए अगर वर्क करोगे तो सीधे क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स से मामा क्या रख दो, ए रख दो, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना, माइनस एच। और यही आपका क्या है, एल एच डी है, जो हमने भी बताया था आपको वही चीज ये है। देख लीजिए यहाँ फार्मूले से जो हमने आपको बताया था वो आपका डेरिवेट हो चुका है, यानी उस चीज को हमने बता दिया कि वो फार्मूला आया कहाँ से। और जो पीसी की प्रवणता थी जो राइट हैंड पर थी हमारे, ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, आर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान कितना, एच। और यही चीज को हम अगर यहाँ पर ए बिंदु के लिए करें, जो गिवन पॉइंट जो भी हमें बिंदु दिया जाए उस विशेष बिंदु के लिए करें, तो जहां यक्स है वहीं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस कितना, एफ ए अपान कितना, एच। ये हो गया आपका आर एच डी। देखा आपने कहां से आई आर एच डी और कहां से आई एल एच डी। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से चीजें हमारी विस्तृत होती हैं और इस तरह से हमें इनकी पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, और अवकलज ये क्या है, डेरिवेटिव है अवकलज। अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। ठीक है, किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में चीजें आपको प्रॉपरली बता दी हैं, कैसे आपको कॉपी में राउट डाउन करना है। और यहाँ भी एक तरीके से हमने आपको चीजों को समझाया है पूरी तरह से कि फार्मूले आते कहाँ से हैं, वो जो लिमिट अस्तित्व में होनी चाहिए वो कहाँ से आती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आता है। जब हम अवकलनीयता की ज्यामितीय व्याख्या करते हैं तब ये चीजें हमारी क्लियर होती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इतना नोट हो जाएगा, आगे अब बात करते हैं। हमने आपको कुछ फार्मूले उसमें बताए थे, उन फार्मूलों को आप उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस पर हमने बताया, पूरी जो आपकी डिफरेंसबिलिटी है वो कैसे आप समझेंगे चीजों को, कैसे पूरी तरह से दिमाग में सेट होगा, कहां से। जैसे एक क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, ठीक है, इस चीज को नोट कर लियो आप। आइए 5 मिनट थोड़ा सा रिवीजन, चीजें क्या हैं। जब चीजों को बार बार आप समझोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिन चीज़ों को हमें ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। डिफरेंशियबिलिटी हमने नॉर्मली बताया बिना ज्यामितीय व्याख्या के, ठीक है। हमने बोल दिया भाई कोई फलन एफ एक्स हमारा क्या है, कोई हमारा वास्तविक फलन है, ठीक है। ये किसी दिए गए बिंदु ए के लिए, ठीक है, किसी दिए गए बिंदु ए पर अवकलनीय कब होगा, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस सी अस्तित्व में हो। यह है क्या था, यह है हमारा डेरिवेटिव डी, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। यदि हमारा जो अवकलज होगा वो सीमा में अस्तित्व में हो, ये मान क्या हो, अस्तित्व में हो, तो क्या कहोगे आप, अवकलनीय है, ठीक है। अब ये अस्तित्व में है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, कोई लिमिट अस्तित्व में होती है या कब नहीं होती है, ये चीजें कैसे पता चलती हैं, जब उस सीमा का उससे थोड़ा सा पहले जाओ और थोड़ा सा बाद में जाओ, वो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, यानी वो सीमा अस्तित्व में है। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो जाए, ये सीमा भी अस्तित्व में है। या उन्हीं पर भी हम बोल सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का प्रचलन आया वो इसी वजह से आया कि जैसे हम यहां पर बोल देते हैं कि ये चीज आपकी अस्तित्व में है, तो आपका फलन क्या है, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। बातें कैसे पता चेक करोगे कि ये अस्तित्व में है, वो इन्फिनिटिव वाला एक तो सिस्टम था, इन्फिनिटिव भाई इसका मान कुछ कुछ निकले, अपरिभाषित ना होने पाए, वो भी एक मेथड था। एक मेथड और यहां पर यूज किया गया कि अगर इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों भी आपस में इक्वल हो, तो भी ये क्या होती है, सीमा अस्तित्व में होती है, और सीमा अस्तित्व में होते ही फलन एफ एक्स अवकलनीय होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये क्या है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो भी हमारा फलन क्या होता है, डिफरेंशिबल होता है, अवकलनीय होता है, ठीक है। यही इन चीजों, ये फार्मूला कहां से बना, ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला कहां से आया, इसकी हमने ज्यामितीय व्याख्या आपको बताई। ज्यामितीय रूप से कोई फलन कब अवकलनीय होता है, जब किसी दिए गए फलन का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर यदि हम कोई एक यूनिक, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकें, तो दिया गया फलन हमारा प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होता है। ये ज्यामितीय रूप में अवकलन की डिफिनेशन हो गई। हमें उम्मीद है पूरी तरह से आपके जो डिफरेंशियबिलिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पर जब हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें हमें समझ में आएंगी, ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी फोल्डर की किताब है उस किताब में इस पर बेस एक दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं है। लेकिन हम पहले अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका आपको इसका इस पर यानी जो हमने चीजें अभी समझाई हैं आपको उस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सीधे। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इस टाइप के मिलते रहेंगे, फिलहाल देखो नॉर्मली क्वेश्चन पहले हमें अवकलन करने को मिलेंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि अवकलनीय है कि नहीं है, डिफरेंसिबल है कि नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन अवकलन करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट तो भी पूरा समझना था हमें, कॉन्सेप्ट हम पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। अगली वीडियो में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, जो भी होगी एक्सरसाइज 5.2 होगी शायद, हाँ 5.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। जो फार्मूले हमने दिए थे कल, उन फार्मूले के बाद फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, और वो फार्मूले आप याद करते रहिए, उनको समझते रहिए।
ठीक है, क्या फार्मूले थे? पहला फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ किसका, किसी अचर का, कोई अचर चीज अगर यहां पर हो, ठीक है, और उसका अवकल गुणांक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। दूसरा क्या था, अगर कोई चीज x की घात के रूप में है, मान लेते हैं कितनी घात है उसकी, n घात है, वो प्लस माइनस बटे में अंडर रूट में कैसे भी हो, हर चीज के लिए वर्क करेगा, तो उसका क्या हो जाता है आपका एन एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है। इन सब का भी डेरिवेशन है, चीजें हैं आपकी, अभी सीमा का अस्तित्व करना, वहीं पर चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो चीज ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, नॉर्मली इस पर हमें बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं जो अवकलन करने लायक हैं, ठीक है, उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा कम बताया जाता है, इतना ज्यादा डीपली नहीं समझाया जाता। अगर आपको चाहिए हर फार्मूले का डेरिवेशन तो भी आप कमेंट्स कीजिए, आपको मिलेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। हाँ भाई, अगला त्रिकोणमिति वाला आ जाता है आपका कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अवकल गुणांक कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर कितना, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक एक्स और क्या बच रहा है, कॉस एक्स बच रहा है, कॉसेक एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, इन फार्मूले आपकी बुक में भी होंगे, इन फार्मूलों को आप एक बार नोट कर लीजिए। 5 6 6 6 छः ही फार्मूले हैं, 5 6 7 8 फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको नोट कीजिए। कुछ और बताते हैं एक दो, ठीक है, चलिए देखिए और क्या है, और है आपका, ये तो देखो त्रिकोणमिति का हो गया, एक घात के रूप में हो गया। अच्छा, अगर यही एक्स की पावर एन वाला हम बताएं, ये एक्स की पावर एन के पास कोई अचर चीज है के, ठीक है, तो के क्या होगा आपका, के आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, के आगे आने के बाद फिर आप लिखोगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि के से कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे जिसका अवकलन करना है, जिसका फार्मूला हमें पता है वो पता है, अगर कोई अचर चीज अकेली है, यहाँ पर के अकेला होता, उसके पास एक्स का कोई भी घात ना होता, तो डायरेक्टली आप क्या लिख देते, जीरो। लेकिन अगर के पास कोई चर राशि आ गई घात के रूप में, ठीक है, तो आप उसके के को क्या करोगे, बाहर ले लेते हैं, यानी ऐसे कर देते हो, ठीक है, और फिर आप के को बाहर रहने दो, तो इसका क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये सिस्टम क्लियर हो जाता है आपका। और आगे क्या कर सकते हो आप, ई की पावर एक्स का देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, चर घातांक, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, 8 हुआ था, 9 10, ई की पावर एक्स के बाद क्या है आपका, लॉग एक्स का देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, x का मान हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो log x का 1/x होता है, यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, नॉर्मली लोग log x लिख देते हैं,
लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है कि log x का जो बेस होता है वो क्या होता है, e होता है। इसी में एक फार्मूला बन जाता है, अगर आपका ये जो बेस है वो e ना हो करके क्या हो, a मान लिया जाए, ठीक है, तब आपका क्या फार्मूला बनेगा, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो log x टू द बेस e का फार्मूला था, वो 1/x हो गया। फिर एक log x टू द बेस a का फार्मूला है, तो इसका होता है 1/x log a, 1/x log a, और यहां पर बेस e रहेगा, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, एंड कभी भी वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी चीजें, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट नेवर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए कभी भी क्या हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। तो ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले, 11 फार्मूले हो गए आपके, ठीक है। इन चीज़ों को समझिए, फिर आपके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।